हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि अगली वीडियो से हम एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस वाले। तो कंप्यूटर के हम एमसीक्यू इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं। और एमसीक्यू किस लेवल के रहेंगे और कौन कौन से एग्जाम में ये काम आएंगे, इन सभी चीज़ पे हम चर्चा कर लेते हैं 1 मिनट की। उसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर का इतिहास और भविष्य। क्या? हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर। यहाँ से मैं बता दूँ आपको कि हर एक एग्जाम में अगर जिसमें कंप्यूटर सिलेबस दे रखा है और कंप्यूटर आना है, 10 से 15 क्वेश्चन जिस एग्जाम में आने हैं, तो फिर यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन 101% इन क्वेश्चनों में से आपको मिल जाएगा, यानी कि पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो पूरी देखना, कहीं से स्किप ना करना, क्योंकि आपका ही इसमें फ़ायदा होने वाला है। आपने अब तक क्लासें ली या ना ली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अब से आप रेगुलर रहेंगे, ये प्रॉमिस करो मेरे से। क्योंकि जो एमसीक्यू मैं लेकर आने वाला हूँ, आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन का लेवल देख के आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, इनका लेवल अच्छा है, ठीक है। और दूसरी मैं बात कर लूँ कि जो ये वीडियो होने वाली है वो राजस्थान पटवार यानी पटवारी वाली वैकेंसी आई हुई है, उनके लिए रामबाण साबित होगी ये वीडियो, ठीक है। ऐसी हम 10 वीडियो के करीब लाएंगे। 10 वीडियो में हम सारे एमसीक्यू कवर करा देंगे आप सभी को। तो आप समझ सकते हो कि 10 वीडियो में, एक वीडियो में करीब करीब 50-60 क्वेश्चन रहा करेंगे। इस वीडियो में भी 59-60 क्वेश्चन है, ठीक है। और टॉपिक क्या रहेगा? कंप्यूटर का इतिहास और भविष्य। अब जैसा कि मैंने बताया कि पटवार के लिए रामबाण साबित होगी, और एनएचएम राजस्थान में जो एनएचएम वाली वैकेंसी है, आप सभी को पता है कि एनएचएम की वैकेंसी आ रखी है। चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हुई, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ, सीएचओ, आयुर्वेद या फार्मासिस्ट, कोई सी भी एग्ज़ाम हुई जो एनएचएम से रिलेटेड हो, उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। और दूसरी बात, बीडीओ, राजस्थान बीडीओ और राजस्थान पुलिस पुलिस वालों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी, क्योंकि ये एक टॉपिक की मैराथन है। जो टॉपिक आपके सामने दे रखा है कंप्यूटर का इतिहास और भविष्य, इसकी ये मैराथन होने वाली है, ठीक है। और कोई भी क्वारी जो पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ऐड हो सकते हो, ठीक है। और वीडियो पूरी देखना, मैं बार बार यही कहूँगा। क्वेश्चन देगा, आंसर देगा, आप निकल गए आगे, ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो मेरे साथ साथ, और उसका आंसर आप देने की कोशिश करना जब तक मैं दूँ, ठीक है। तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। और दूसरी बात, हम थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, हम क्वेश्चन कराएंगे, आंसर करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने इंट्रो दिया था कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। और अब तक आपने क्लासें ली या ना ली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ से आगे आप ज़रूर 10 से 15 क्लास आने वाली हैं, उन सभी को अटेंड करोगे, ये प्रॉमिस करो। क्योंकि आपका ही फायदा होने वाला है। 15 क्वेश्चन पटवार में आने हैं, 15 क्वेश्चन एनएचएम में आने हैं। तो आप अगर इन क्लास को ले लेते हो तो 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन का लेवल देखकर समझ रहे होंगे कि किस लेवल के ये क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉरपोरेट एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया था? ये आपको मैंने क्वेश्चन कराया था। आपने अगर नहीं पढ़ा हो, थ्योरी अगर आपको चाहिए, तो मैंने बोला था कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये बीएसएफ एससीएम 17 जून 2023 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने वहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एनिएक। एनिएक मैंने कराया था आप सभी के सामने कि इसको याद रख लेना। मैंने बोला था कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था जिसको अमेरिका यूएसए में कॉरपोरेट एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया? तो एनिएक। अगर आपने थ्योरी नहीं देखी तो यहाँ से आप याद कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन छपेगा तो ऐसे ही छपेगा। अब इंटीग्रेटेड सर्किट का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? अब मैंने आपको जो जनरेशन कराई थी ना कंप्यूटर वाली, वहाँ से ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड आईसी, आईसी मैंने आपको कराया था कि कौन सी जनरेशन से ये रिलेट करता है। तो आप बता सकते हो। जब मैं आंसर देता हूँ उससे पहले आप मन में या फिर कमेंट सेक्शन में ऐसे लिख दिया करो आंसर, जिससे कि आपका इसमें फ़ायदा होने वाला है। जैसे दूसरे का बी या सी, तीसरे का डी, ऐसा जो भी है आपका आंसर वो लिख दिया करो कमेंट में, जिससे कि आपको ही फ़ायदा होने वाला है कि मैंने सही बताया गलत बताया, ठीक है। तो दूसरे का आईसी किस पीढ़ी में यूज की गई, कौन सी जनरेशन में? तो थर्ड जनरेशन में।
आईसी चिप। ठीक है, मैंने आपको बताया था, बार बार बोला था कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा और ऊपर ऊपर से पूछा जाएगा। ठीक है, अब मिडी, मिडी का फुल फॉर्म थ्योरी अगर आपने नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन क्वेश्चन को आप रट जाना। MIDI इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, जिसको हम मिडी बोलते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इसको याद रख लेना, क्या हो जाएगी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, MIDI की फुल फॉर्म हो जाएगी। अब कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है, जो कंप्यूटर की 5वीं, जो जनरेशन वाला चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का जो प्रतीक है वो क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। क्योंकि सुपर कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी में आए थे, 5वीं पीढ़ी में आए थे, आप सभी को मैंने बताया था। और दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय जाता है। ये तीसरी जनरेशन में तो आई थी, ये तो हमने पढ़ लिया था, अभी क्वेश्चन के रूप में देख लिया, बट किसने इसका विकास किया था, तो चार्ल्स बेबेज, ये नहीं होगा आंसर। आंसर हो जाएगा JS किल्बी और रॉबर्ट नायस्को, यानी डी हो जाएगा, B एंड C, यानी दोनों ने इसका IC सर्किट का, जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है, इसका विकास किया था। कौन कौन सा आंसर हो जाएगा, JS किल्बी को भी याद रख लेना आप, रॉबर्ट नॉयस को याद रख लेना, B एंड C दोनों, डी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। 5th का क्या हो जाएगा, डी। अब यूनिबेक, यूनिबेक है, इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे कि यूनिबेक क्या है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिबेक की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, यूनि से क्या बनेगा, यूनिवर्सल, और ए से बन जाएगा ऑटोमेटिक, और सी से कंप्यूटर। ठीक है, अब 7 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न कंप्यूटरों को उनकी पीढ़ी के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये जब मैं पढ़ा रहा था आपको जनरेशन, तो मैंने बताया था कि आपसे ये ऑर्डर पूछ लेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर का भी ऑर्डर, जनरेशन का भी ऑर्डर, यानी कंप्यूटर कौन कौन से आए और जनरेशन कौन कौन सी आई, इनका सबका ऑर्डर पूछता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि एनियाक दे रखा है, PDP 8 दे रखा है, NCR 395 दे रखा है, एप्पल 2nd दे रखा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कालक्रम के अनुसार पूछ रहा है, तो सबसे पहले एनियाक आया था, फिर PDP 8 आया था, NCR 395 आया था, और एप्पल 2nd आया था। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसके अंदर 1st 2nd 3rd 4th, ये क्रम, यही ऑर्डर रहेगा जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है। अब 8th नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो पूछा गया है BSF SCM में, यानी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, तो ध्यान रखना इन क्वेश्चनों का। अब क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये स्टार लगा देना इस क्वेश्चन पे, क्योंकि छप सकता है आपकी एग्जाम में कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। तो किस संस्था ने किया है, इसका नाम है CDEC। क्या नाम है, CDEC, इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। परम सुपर कंप्यूटर का विकास है भारत में किस संस्था ने किया है, तो CDEC ने किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार किया था जॉन मॉचेली व J प्रेस्पर एकल्ट। क्या हो जाएगा, जॉन मॉचली व J प्रेस्पर एकल्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार, ये दो साइंटिस्ट आप याद रख लेना। और 10 नंबर का क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाने वाला पहला कंप्यूटर था। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाने वाला पहला कंप्यूटर था, तो कौन सा था, इसका करेक्ट आंसर है यूनिबेक। यूनिबेक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फिर से आ गया कि निम्न में से कौन सी IC तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त हुई थी। तो कौन सी हुई थी ये आप सभी को बताना है, आप कमेंट में बता दिया करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SSI। क्या हो जाएगा, SSI तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त हुई थी ये। और एडबैक का पूरा नाम इनमें से कौन सा है, देखो ये भी BSF SCM में पूछा गया है, किसका, एडबैक का पूरा नाम पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा देना इस पर। जो मैं स्टार लगवा रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, जो 60 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, 59-60, तो वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका एडबैक का पूरा नाम क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक और डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर
सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? कंप्यूटर का जो मुख्य पटल है वो क्या कहलाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? मदरबोर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसीजर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ये भी मैंने आपको कराया था, तो पैरेलल प्रोसेसिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसीजर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं 15वें क्वेश्चन। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है? किसकी बात कर रहा है? कंप्यूटर के विकास की। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो करेक्ट आंसर आप सभी बताइए। तो आईबीएम को। किसको जाता है? आईबीएम को जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था? कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा। ठीक है, इंपोर्टेंट इस पे भी आप लगा सकते हो। तो कौन सी ट्रांजिस्टर जहां यूज किया गया था वहां कौन सी पीढ़ी थी, वो जनरेशन की बात कर रहे हैं हम, तो दूसरी। कौन सी? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? 16 में का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लेना अच्छे से। अब बात कर लेते हैं हम कंप्यूटर के प्रोसीजर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापी जाती है? अब मैंने जैसा कि आपको जब मैं वीडियो थ्योरी वाली करा रहा था तो मैंने बोला कि आपको मजा आएगा आप क्वेश्चन करोगे तो। जिन जिन लोगों ने वीडियो अच्छे से देखी होगी, जिनके माइंड में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनी होंगी, तो उनको अभी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि उनको लग रहा होगा हमने ये पढ़ा है, हमसे आता है। और जो डायरेक्ट आए होंगे उनको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि कौन से क्वेश्चन है, क्या है ये। लेकिन आपको धैर्य बना के रखना है कि ये वीडियो जैसी कंप्लीट होगी, जो नए लोग हैं जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी, तो इस वीडियो को एक बार और डबल स्पीड में या डेढ़ स्पीड में 1-2 दिन बाद देख सकते हैं, जिससे कि आपको रिवाइज हो जाएगा और आपके माइंड में क्वेश्चन छप जाएंगे सीधे। क्योंकि पटवार वाला एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो आप 10 से 15 वीडियो के अंदर 500, 1000 जितने भी क्वेश्चन मैं लाता हूँ उनको आप अच्छे से करके जाओगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो किस में मापेंगे? कंप्यूटर के प्रोसीजर की गति को हर्ट्ज में मापेंगे, हर्ट्ज में। ठीक है, हर्ट्ज इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आ जाता है 18वां। कौन सा आ जाता है? 18वां। तो ये क्या कह रहा है कि कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ क्या है? तो क्या है इसका अर्थ? तो इसका अर्थ हो जाएगा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसका एसएमपीएस का मतलब पूछ ले तो एस से तो हो जाएगा स्विच्ड, एम से मोड, और पी से पावर, और एस से हो जाएगा सप्लाई। ठीक है, इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग उपलब्ध होते हैं कहलाता है। एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग उपलब्ध होते हैं, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट कहलाएगा। इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 20, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा क्या है? तो क्या है आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर। अच्छा क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा क्या है? तो आप अल्फा न्यूमेरिक इससे क्वेश्चन से समझ गए होंगे कि नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर की ये बातें कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21, चिप्स के निर्माण में मुख्यतः किसका प्रयोग होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस पर भी स्टार लगा सकते हो आप कि चिप्स जो होती है उसके निर्माण में मुख्यतः किसका प्रयोग होता है? तो किसका होता है? तो सेमीकंडक्टर्स का उपयोग होता है। आंसर नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22, वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम को समझाता है कहलाती है। मैंने बार बार चल्ला के ये इस लाइन पे ध्यान दिया था जब मैं थ्योरी करा रहा था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मशीनी भाषा। यहाँ पर असेंबली मत कर देना। वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम को समझता है कहलाती है, तो मशीनी भाषा कहलाती है। अब असेंबलर का कार्य क्या है? जो असेंबलर है 23 क्वेश्चन है, इसका जो वर्क है वो क्या है? तो इसका वर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप सभी बताएं। तो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना ही असेंबलर का वर्क होता है। अब वैक्यूम ट्यूब, मैंने इस पर भी बहुत जोर दिया था। देखो ये पूछा गया क्वेश्चन है
जो वैक्यूम ट्यूब है वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है? तो आप सभी को ये तो आंसर याद ही होगा। तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। और दूसरी में कौन सा, अभी जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ट्रांजिस्टर। कौन सा बताया था? ट्रांजिस्टर मैंने बताया था, तो याद रख लेना इन सभी को। और तीसरी में आईसी चिप। ठीक है, अब 25 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस कंप्यूटर पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हुआ? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि कौन सी जो पीढ़ी है कंप्यूटर की उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हुआ था? तो आप बताइए सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ जो जनरेशन थी उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ या विकसित हुई। और 26 क्वेश्चन के आगे आएगी, पास्क लाइन की खोज कब की गई थी? जो पास्क लाइन है उसकी खोज कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1642 ईस्वी में की गई थी। इसको एक बार आप नज़र मारोगे तो याद हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट है जो तीसरी पीढ़ी में आई थी वो क्या है? क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है। तो ये है फैब्रिकेटेड ऑन ये टिनी सिलिकॉन चिप। क्या है? ये मैंने बताया था, सिलिकॉन चिप है ये, इसको याद रख लेना। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट नाम आ जाए तो सिलिकॉन चिप याद रख लेना। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब 28 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा प्रोग्राम अवधारणा को संग्रहित करने के लिए प्रयोग होने वाला प्रथम कंप्यूटर है? निम्न में से कौन सा प्रोग्राम अवधारणा को संग्रहित करने के लिए प्रयोग होने वाला प्रथम कंप्यूटर है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडसेक। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडसेक इसका राइट आंसर होगा। अब वैक्यूम ट्यूब है उसका आविष्कार किस वर्ष हुआ था? इस पर भी मैंने जोर दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1904, 1904 में जो वैक्यूम ट्यूब है उसका आविष्कार हुआ था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 30, किसी कंप्यूटर के सीपीयू में तार्किक इकाई की क्या जिम्मेदारी है? जो कोई भी कंप्यूटर है उसमें जो सीपीयू होता है, सीपीयू में तार्किक इकाई की क्या जिम्मेदारी होती है? क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू कंपेयर नंबरों को कंपेयर करना सीपीयू में तार्किक इकाई की जिम्मेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31, कि एक तर्कसंगत अनुक्रम में डेटा की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? एक तर्कसंगत अनुक्रम है उसमें जो डेटा की व्यवस्था है, जो डेटा का ऑर्डर है उसको क्या कहा जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सॉर्टिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि प्रोग्रामिंग भाषा C++, कोबोल और जावा का उपयोग निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था? ये 32 क्वेश्चन है ना, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हो आप। और क्वेश्चन में स्टार लगवा रहा था, लेकिन यहाँ BBI लगा सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो कौन सी पीढ़ी है कंप्यूटर की उसमें C++, कोबोल और जावा का उपयोग किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड जो जनरेशन आई थी उसमें इन सभी लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। अब जो एबेकस है, एबेकस प्रथम क्या था? 33 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो आप क्या करोगे? तो मैकेनिकल कैलकुलेटर, जो एबेकस था वो प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर था। मैंने बताया था एबेकस के बारे में कि ये मैकेनिकल कैलकुलेटर था और वो भी फर्स्ट। ठीक है, अब 34 क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति किस में मापी जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो इसकी गति किस में मापी जाती है? मिली सेकंड में। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनकी प्रोसेसिंग की गति किस में मापी जाएगी? तो मिली सेकंड में मापी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे आई होप, और आंसर भी आप लगा रहे होंगे अगर आपने थ्योरी वाली क्लास देखी है। अगर नहीं भी देखी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है 1% भी, क्योंकि मैं उस तरीके से आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ धीरे धीरे कि आपको समझ में आ जाए, और 1 से 2 बार आप वीडियो देखें तो आपको ये क्वेश्चन रट जाए। ठीक है, आप 1-2 बार वीडियो देख लोगे तो आपको ये क्वेश्चन रट जाएंगे, आपको आंसर याद रहेंगे कि कौन सा क्वेश्चन था, उसका क्या आंसर था, आप आंसर तक जरूर पहुँचेंगे। अब 35 क्वेश्चन की आगे आएगी, माइक्रो प्रोसीजर की खोज किसने की थी? किसने की थी माइक्रो प्रोसीजर की खोज? तो मेर्सियन टेडहॉफ ने माइक्रो प्रोसीजर की खोज की थी।
और 36 क्वेश्चन, दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। 36 क्वेश्चन की आगे रहेगी, दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एनिएक सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडसेक का आविष्कार किसने किया था? एडसेक है, इसका आविष्कार किसने किया था? फाउंडर ऑफ एडसेक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो मॉरिन बिल्कस ने इसका आविष्कार किया था, किसका? एडसेक का। ये कंप्यूटर के टाइप में सारे, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका? 37 का। 38 क्वेश्चन के आगे रहेगी, किस वर्ष में बेबेज ने विश्लेषणात्मक इंजन की कल्पना की थी? कब की थी? किसने? चार्ल्स बेबेज ने किसकी विश्लेषणात्मक इंजन की कल्पना कब की थी? तो 38 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, 38 क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1834 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बड़ा सा, इसको हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इनके ऑप्शन पे पहुंचेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला पॉइंट दे रखा है इन्होंने कि असेंबलर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए निर्देशों को रीलोकेट करने योग्य मशीन कोड में परिवर्तित करने के लिए और लोडर के लिए जानकारी उत्पन्न करने के लिए एक प्रोग्राम है। और 2 पॉइंट दे रखा है कि असेंबली कोड के एग्जीक्यूशन के दौरान असेंबलर मेन मेमोरी में ही रहना चाहिए। और 3rd पॉइंट है कि विभिन्न प्रकार के असेंबलर में वन पास असेंबलर और लोड एंड गो असेंबलर शामिल हैं। तो ये 3 पॉइंट हैं, इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन से सही है और कौन से नहीं है, ये पूछ रहा है। तो जो फर्स्ट नंबर का है इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी फर्स्ट गलत हो जाएगा और 2 और 3 जो पॉइंट हैं वो सही हो जाएंगे। ये है, ये गलत हो जाएगा, बाकी ये सेकंड और थर्ड पॉइंट हैं ये सही हो जाएंगे। 39 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2-3 स्टार लगा देना इस क्वेश्चन पे, जितनी हो सके स्टार लगा सकते हो कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि कंप्यूटर में सिंपल क्वेश्चन डालेगा तो वो कंप्यूटर से रिलेटेड ये पूछ लेगा कि आपको पता होना चाहिए कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आप सभी के भेजे में, माइंड में, दिमाग में ये चीज़ें आनी चाहिए, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपके माइंड में 101% आनी चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो 15 क्वेश्चन लाएगा आपके सामने, तो उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे लाएगा जो फर्स्ट वाली लाइन होती है ना वहाँ से उठा लेगा। तो बेसिक कंप्यूटर से जो क्वेश्चन पूछेगा, बेसिक एकदम पूछेगा, तो वो यही पूछेगा कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, जब अगर आपकी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया और फिर भी आपने गलत कर दिया तो फिर अपने आप को कोसना, जो क्लास ले रहा है या क्लास डाल रहा है उसको मत कोसना, ठीक है? तो आप इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था? 41 क्वेश्चन कह रहा है कि पहली पीढ़ी जो फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर की, उसमें किसका प्रयोग किया जाता था? तो जैसा कि हम बार बार पढ़ रहे हैं, आपको याद भी हो गया होगा, तो वैक्यूम ट्यूब, जिसको निर्बाध नलिका बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वैक्यूम ट्यूब। अब 42 क्वेश्चन, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, ट्रांजिस्टर पर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका? 42 का। पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब, दूसरी ट्रांजिस्टर, तीसरी इंटीग्रेटेड सर्किट। ये 3 तो आप याद रख लेना, चौथी पांचवी हम याद करेंगे अभी। ASCII का विस्तारित रूप क्या है? ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं। अब 43 क्वेश्चन ऐसा आपके सामने आ गया एग्जाम में, तो आप क्या करोगे? इसका भी अच्छे से याद रख लेना कि ए का मतलब अमेरिकन, एस का मतलब स्टैंडर्ड और सी का मतलब कोड, फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 2 आई हैं तो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका ये आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट। अब 44 कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? जो कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5वीं पीढ़ी से। राइट आंसर 44 का क्या हो जाएगा? सी।
कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है, तो 5वीं पीढ़ी से। अब क्वेश्चन नंबर 44 कि माइक्रो प्रोसीजर युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं। जो माइक्रो प्रोसीजर युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं, तो किसके हैं। 42 का आंसर 42 नहीं 45 का आंसर क्या हो जाएगा, तो चौथी पीढ़ी यानी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो माइक्रो प्रोसीजर हैं वो किस पीढ़ी में, जो माइक्रो प्रोसीजर युक्त जो कंप्यूटर आए थे वो कौन सी पीढ़ी में आए थे, तो 4th नंबर की जो पीढ़ी थी उसमें आ गए थे। अगला क्वेश्चन 46 क्या कह रहा है यहाँ पर कि कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो कौन सी ये कंप्यूटर प्रणाली में कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है 46 का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को मैं बता दूं, आपने दे दिया होगा कमेंट सेक्शन में आंसर, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ये लोटस है। ये कोई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। जो कोबोल है वो है, फोर्ट्रेन है, और क्या पास्कल भी है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था पिछले क्वेश्चनों में, ये बता दिया था और थ्योरी वाली वीडियो में भी ये बताया था। थ्योरी वाली वीडियो ज़्यादा नहीं है, 10 वीडियो हमने डाली हैं अभी तक, उनको आप देख सकते हो, 3-4 दिन के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हो, या फिर एक दिन में एक वीडियो देखोगे तो 10 दिन में कंप्लीट हो जाएंगी। और 10 से 15 वीडियो ये मैराथन वाली आने वाली हैं, जिसमें 60-60, 50-50 क्वेश्चन हुआ करेंगे। तो आप 10 वीडियो को देख सकते हो, जिससे कि आपको भी दिक्कत ना आए। जिन्होंने नहीं देखी हैं, जिन्होंने देखी हैं उनके लिए तो फ़ायदा हो रहा होगा, जैसा कि आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो मेरे सामने कि हाँ हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने क्लासें ली थी। अब 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न कथनों में से सही या गलत की पहचान कीजिए। तो असेंबली भाषा एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम होता है जो प्रोग्रामिंग भाषा में प्रत्येक कथन को मशीन कोड में अनुवादित करता है और इसका संचालन करता है। असेंबलर का आउटपुट बाइनरी कोड में होता है। कौन सा इसमें सही है, कौन सा गलत है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो एक भी पॉइंट भी सही है, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, यानी क्वेश्चन का 47 का क्या आंसर हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों जो पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पर, ये तीनों सही हैं। ओके, तो अब बात कर लेते हैं हम किसकी, 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन है वो किस दौरान देखी गई थी। अब इसमें 2-4 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं, जैसा मैंने थ्योरी में बताया था आपके सामने कि 2-3 साल ऊपर नीचे हो जाए, तो इसका मतलब गलत मत समझना आंसर को, इतना हो सकता है। तो जो दूसरी पीढ़ी थी उसमें जो किस दौरान देखी गई थी, जनरेशन जो सेकंड थी, तो वो 1956 से 1964 के बीच में देखी गई थी। आप सभी को मैंने बता दिया था। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, आप एक बार याद रखोगे, एक बार नज़र मारोगे तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। अब 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ी में से किस में ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था। देखो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आ रहे हैं, लेकिन बार बार आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं आपकी एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर ना जाने 4 से 5 बार आ गया है इन क्वेश्चन के अंदर, तो ठीक है। तो दूसरी जो जनरेशन है, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट में हो गई थी और ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में आई थी, यानी उपयोग किया गया था ट्रांजिस्टर का। अब 50 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि IBM 360 निम्नलिखित में से कंप्यूटर की किस पीढ़ी में विकसित किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो थर्ड पीढ़ी है, थर्ड जनरेशन है, उसमें उपयोग किया गया था IBM 360। और ये मैंने आपको जोड़ देकर बार बार बताया था कि इसको आप रट लेना कि कौन सी पीढ़ी का है। 360 IBM, तो ये थर्ड जनरेशन का है। एप्पल सेकंड किस पीढ़ी के कंप्यूटर का एक उदाहरण है। अब 51 क्वेश्चन आ चुका है, तो ये फोर्थ जनरेशन है, उसमें एप्पल सेकंड आ गया था। कौन सा, एप्पल सेकंड फोर्थ जनरेशन में आ गया था। अब 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी ने प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड का प्रयोग किया। जो कंप्यूटर की ऐसी कौन सी पीढ़ी है जिसने कि प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड का प्रयोग किया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट जनरेशन थी उसने प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड का प्रयोग किया था। ये भी इंपॉर्टेंट लगा देना क्वेश्चन को। भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था। देखो मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचोगे कि सर आप तो सारे क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लगा रहे हो, नहीं।
ये जो 60 देखो चैप्टर जो मैंने वीडियो के अंदर 2-3 वीडियो में जो मैटर दिया था उनका एक चैप्टर बनता है। जो मैं 60 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ वो 3-4 वीडियो का मिला के लेके आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो से इतने क्वेश्चन बन जाते हैं यानी एक चैप्टर से, नहीं। ये जो चैप्टर मैंने आपके सामने दिखाया था ये कम से कम जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली है वो 3-4 वीडियो का मिक्सचर रूप है। उनसे मैं 60 क्वेश्चन के करीब लेके आया हूँ और आपके 60 क्वेश्चन से काम हो जाएगा, आपको आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट लगाता हूँ, सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसमें मैं स्टार लगा रहा हूँ उसका मतलब है कि ज़्यादा बनने की संभावना है क्वेश्चन आपकी परीक्षा में, ठीक है। और कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। अब 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था। ये भी क्वेश्चन मैंने बार बार जोर दिया था कि इसको आप रट लेना रट लेना रट लेना, तो आपने रटा ही होगा 101%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। जो भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था, तो प्रथम बार प्रयोग भारत में कंप्यूटर का कहाँ किया गया था, तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान। यहाँ तो ऑप्शन आएगा कोलकाता ओनली, कोलकाता, बेंगलुरु, नई दिल्ली, चेन्नई, जो भी है, तो आपको कोलकाता टिक करना है। और अगर और भी डिटेल में जाता है तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 54। शीला को याद आता है कि एक जमाने में उसके कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका उपयोग किया गया था। देखो मैंने अभी बोला था बार बार ट्रांजिस्टर आ रहा है, वैक्यूम ट्यूब आ रहा है, आईसी, ये इंटीग्रेटेड सर्किट आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको पीढ़ी जनरेशन वाला चैप्टर याद होना चाहिए। अगर नहीं है फिर भी तो आप इस वीडियो को 2 बार देख लेना, आपको याद हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो जो दूसरी पीढ़ी थी उसमें कंप्यूटर ट्रांजिस्टर, जो कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, कौन सी, सेकंड जनरेशन में, ठीक है। अब ये थोड़ा एग्जांपल देके समझाया है, क्वेश्चन लेके आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ डेंजर हो गया, ये नॉर्मल सा ही सवाल है। यहाँ पर ओनली जनरेशन पूछ रहा है कि ट्रांजिस्टर का उपयोग कौन सी जनरेशन में किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरी जनरेशन में। अब 55, निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी पीढ़ी का सिस्टम है। जो दूसरी पीढ़ी है उसका कौन सा इसमें से सिस्टम है, तो ये कह रहा है क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि हनीवेल 400। हनीवेल 400, इसका इस पर भी मैंने स्टार लगवाया था, आपको याद हो, आपने वीडियो सारी देखी होंगी तो आप समझ गए होंगे कि ये जो ऑप्शन था, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि दूसरी पीढ़ी का सिस्टम कौन सा है, तो हनीवेल 400। तो मैंने बोला था कि इसको स्टार लगा लेना क्योंकि ये भी आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो देखो क्वेश्चन भी यहाँ पर बन के आ गया है, ऐसी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब मैं इस वीडियो में बार बार चिल्ला के बता रहा हूँ ना कि वीडियो थ्योरी वाली देख लेना, यूट्यूब पे मैंने सारी कराई हैं और आपसे क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैं हर वीडियो में बार बार चिल्ला के ये नहीं बताऊंगा, ये आज ही इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पहली वीडियो है हमारी और आपको आई होप क्वेश्चन ये सारे अच्छे लग रहे होंगे, समझ में भी आ रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे, ठीक है। ये पिछले वाले क्वेश्चन के ऑप्शन थे, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा कम दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फोर्थ जनरेशन, कौन सा फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का एक उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या क्या हो गया, यहाँ पर ऑप्शन मिट रहा है लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ICL 2900 है, ये नहीं है। बाकी TRS भी 4 जनरेशन का है, स्टार 1000 ये भी है, ठीक है। ये दो तो हैं, ये बी वाला नहीं है, तो आंसर भी यही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इतना तो दिख रहा है। अब परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का यानी किस जनरेशन का कंप्यूटर है, परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का या किस जनरेशन का कंप्यूटर है, तो कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है। तो मैं बता दूं आपको, 5वीं पीढ़ी, जो लास्ट पीढ़ी थी ना हमारी 5वीं, जो अब तक चली आ रही है, वही परम सुपर कंप्यूटर आया था उसी टाइम पर, ठीक है। 57 हो गया। अब 58 की बात कर लेते हैं हम। 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 58 क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, क्या, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक तो इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना कि GUI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान विकसित किया गया था। तो कौन सी पीढ़ी के दौरान ये विकसित किया गया था, तो जो 4th जनरेशन थी, चौथी पीढ़ी थी, उसके दौरान ये विकसित किया गया था। आज की वीडियो का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है। आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी बड़ा 2-2 स्टार वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसा
कौन सा कंप्यूटर है जिसको नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैपटॉप कंप्यूटर। क्या डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नोटबुक की तरह हम इधर उधर कहीं भी ले जा सकते हैं। और तो ये थे दोस्तों कितने 59 क्वेश्चन, यानी 59 क्वेश्चन थे। मैंने बार बार इसलिए बोल रहा था 60 थोड़ा अच्छा लगता है, 60 क्वेश्चन इसलिए बोल रहा था। तो 59 क्वेश्चन थे। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो कंप्यूटर की मूलभूत अवधारणाएं, जिसको हम इंग्लिश में कंप्यूटर फंडामेंटल्स बोलेंगे। उसके भी काफ़ी क्वेश्चन लेके आएंगे हम आपके सामने। तो आप ऐसी चैनल पर बने रहें, और मेरे को ये वीडियो का रिव्यू चाहिए 101% कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है? क्योंकि मैं भी उसी से मोटिवेट होता हूँ कि आप अगर मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, तो आप ज़रूर बताना कि आपको ये जो पहली वीडियो MCQ वाली, ये 60 क्वेश्चन वाली आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। इसका भी आप ज़रूर रिव्यू दें, और क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं, ठीक है, वो भी मेरे को ज़रूर बताएं। जो अगली वीडियो होगी उसमें हम 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे, करीब 100 क्वेश्चन, ठीक है? कितने 100 क्वेश्चन। तो अगली वीडियो में 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे, और आज के 59 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो ये इसके आंसर की है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो अगर बार बार आपको वीडियो देखनी है। वैसे हम PDF वगैरह डाल देंगे अगर डिमांड ज़्यादा रहेगी तो, ठीक है? तो ये क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ जो भी इस फील्ड से तैयारी कर रहे हों, जैसे कि क्या हो गया आपका ये हो गया NHM वाली वैकेंसी हो गई, ठीक है, और पटवार वाली, BDO, राजस्थान पुलिस, इन सभी से रिलेटेड कोई भी तैयारी कर रहा हो उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि ये कंटेंट मेरे को नहीं लगता कि यूट्यूब पे कहीं भी ऐसा मिलेगा, लेकिन पेड कोर्स में मिलेगा जो आपको दिखेगा नहीं यूट्यूब पे कभी भी। क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं यूट्यूब पे, मैं जानता हूँ, मैराथन भी कराते हैं लोग, लेकिन इस लेवल के जो क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ ये आपको शायद ही मिलेंगे, ठीक है? तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।